अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए नाकाबिले फरामोश कहानी 99 साल पहले की चौथी किस्त सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। शुक्रिया। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। थानेदार ने बेबसी से कहा, FIR तो उस वक्त करती है जब FIR कटवाने वाला कोई हो। गवाही शहादतें मिल जाएं। किसकी शामत आई है जो ऐसे जालिम शख्स के खिलाफ FIR कटवाएगा? पत्तूलाल जी ने हंसते हुए कहा, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक न एक दिन छुरी के नीचे आएगी। ठाकुर जी ने अपने भतीजे ठाकुर रतनलाल को ज़रूरी हिदायत दी। ज़रा रोब और दबदबे से काम लेने की आदत डाल, क्योंकि तुझे मेरी अदम मौजूदगी में कानूनी और गैर कानूनी बहुत से काम करने पड़ेंगे। ठाकुर रतनलाल ने इत्मीनान दिलाया। चाचा जी, इसकी तो आप फिक्र ही ना करें, मैं भी ठाकुर हूँ। मछली के बच्चे को तैरना कौन सिखाता है? रतनलाल को रजनी कुमार से खास चिढ़ थी। पूछा, रजनी कुमार आपके साथ इलाहाबाद जाएगा या यहीं रहेगा? ठाकुर जी ने जवाब दिया, रजनी कुमार मेरे साथ जाए या यहीं रहे, तुझे इससे क्या गर्ज? ठाकुर रतनलाल ने कहा, चाचा जी, मैं इसको कोठी के अंदर नहीं रखना चाहता। अगर वो आपके साथ ना जाए और आप इजाज़त दें तो मैं इसका कोठी से बाहर कोई ठिकाना कर दूं। ठाकुर जी ने जवाब दिया, मैंने तो अपने कारिंदों वाले हिस्से में इसको एक कोठरी दे दी थी, मगर वहाँ मेरे आदमी इसको बहुत परेशान करने लगे। मुझे भी इसकी हर वक्त ज़रूरत रहती है, इसलिए कोठी के अंदर जगह दे रखी है। ठाकुर रतनलाल ने कहा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं फाटक के बराबर ही बाहर इसके लिए एक शानदार कमरा बनवा दूं। इस तरह ये कोठी से बाहर भी हो जाएगा और आपसे करीब भी रहेगा। ठाकुर जी अपने भतीजे रतनलाल को कुछ देर देखते रहने के बाद कहने लगे, अरे वाह, ये ज़रा सी बात अब तक मेरी समझ में क्यों नहीं आई थी। बहुत अच्छी तजवीज़ है। जब मैं इलाहाबाद से वापस आऊँ तो रजनी कुमार मुझको तेरे तामीर करवाए हुए कमरे में मिले। अपने सफ़र में ठाकुर जी ने 8 आदमी साथ लिए। इनमें बद्री और मिश्रा जी भी शामिल थे। बहुत अच्छी तजवीज़ है। जब मैं इलाहाबाद से वापस आऊँ तो रजनी कुमार मुझको तेरे तामीर करवाए हुए कमरे में मिले। अपने सफ़र में ठाकुर जी ने 8 आदमी साथ लिए। इनमें बद्री और मिश्रा जी भी शामिल थे। मुंशी को बुलवा के ख़ास हिदायत की, मुंशी जी, मेरी अदम मौजूदगी में मेरे भतीजे रतनलाल का हुक्म चलेगा। तुम इसे ताल्लुकादारी के मामलात समझाते रहो और ख़बरदार जो रजनी कुमार को अब अपने घर ले गए। रजनी कुमार को समझाया, देख रजनी कुमार, ठाकुर रतनलाल मेरा भतीजा और मेरा कायम मकाम है। ये तेरे लिए कोठी के बाहर फाटक से मुल्हिक शानदार नया कमरा तामीर करवा देगा। इस वक्त तक तू अपने कारिंदों की किसी कोठी में रहेगा। रतनलाल से झगड़ना मत, और अगर वो कोई उल्टी सीधी बात करे तो बर्दाश्त कर लेना। पता नहीं क्यों इसका तुझसे दिल साफ नहीं है। रजनी कुमार ने दरख्वास्त की, जब तक आप बाहर रहें मुझे राजनगर की कोठी में रहने की इजाज़त दे दें। ठाकुर जी गर्म हो गए। क्या मतलब? ये तूने क्या बात कही? कहीं तूने थानेदार से रब्त व ज़ब्त तो नहीं कायम कर लिया? तू राजनगर की कोठी में नहीं रह सकता। रजनी कुमार माफ़ी मांगने लगा। ठाकुर जी, अगर आप ये समझते हैं कि मैं आपकी इजाज़त के बगैर थानेदार से मिलूँगा तो ये मेरे साथ बड़ी ज़्यादती होगी। अब मैं कभी राजनगर की कोठी में रहने का नाम भी नहीं लूँगा। ठाकुर जी जाने लगे तो फक्कू ने रतनलाल की नज़रों से बच बचा के अर्ज़ किया, ठाकुर जी, आप तो इलाहाबाद चले जाएंगे। आपके पीछे आपका भतीजा मुझ पर उल्टे सीधे हुक्म चलाएगा। वो अभी से कह रहा है कि चाचा जी की अदम मौजूदगी में तू कोठी के अंदर कदम भी नहीं रखेगा। क्या आपने कोई ऐसा हुक्म दिया है? ठाकुर जी ने कहा, मैंने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया, और मैं जाने से पहले रतनलाल को समझा दूंगा कि वो तुझ पर कोई ऐसा हुक्म ना चलाए। ठाकुर जी पत्तूलाल जी के साथ इलाहाबाद चले गए। इनके जाते ही रतनलाल ने रजनी कुमार को हुक्म दिया, अब कुछ दिन तू ताल्लुके के कारिंदों के साथ किसी कोठरी में रहेगा।
मैं तेरे लिए कोठी के बाहर फाटक से मुत्तसिल 2 शानदार कमरे तैयार कराए देता हूँ। फिर फक्कू को बुलाकर बहुत डांटा। तूने मेरी शिकायत चाचा जी से कर दी? आखिर तू खुद को समझता क्या है? 2 टके का नौकर और गुमान यह है कि मेरा यानी कि ठाकुर रतनलाल का मुकाबला करे। आखिर कोठी के अंदर तेरी दिलचस्पी का कौन सा सामान है जो तूने चाचा जी से कोठी के अंदर रहने की इजाज़त चाही? फक्कू रतनलाल से ज़रा भी न डरा और कहा, छोटे ठाकुर जी, आप ताल्लुके के आदमियों से बना के रखें, क्योंकि अभी आपको हम सबसे बहुत कुछ सीखना है। मुझे कोठी के अंदर बाहर से कोई दिलचस्पी नहीं। ठाकुर रतनलाल ने एकदम नरमी इख्तियार की और कहा, मेरा क्या है, तू कोठी के अंदर रहे या बाहर, मुझे तो वाकई तुम लोगों से बहुत कुछ सीखना है। फक्कू को रतनलाल के एकदम नर्म पड़ जाने पर हैरत हुई। इसी वक्त रतनलाल ने मुंशी को तलब किया और इसे हुक्म दिया कि राज मजदूर बुलवाओ और कोठी के बाहर फाटक से मुत्तसिल 2 शानदार कमरे फौरन तैयार करवाओ। हमारे जोशी जी महाराज रजनी कुमार इसमें कयाम फरमाएंगे। ठाकुर जी का यही हुक्म है कि जब 5-7 दिन बाद वो वापस आएं तो अपने ज्योतिषी जी इसी नए कमरे में आराम फरमाते नजर आएं। फिर रजनी कुमार को बुला के कहा, ज्योतिषी जी, सुना है कि तुमने पेशगोई की थी कि अपने इलाके में 2 साल बारिश नहीं होगी। 1 साल बीत गया, बारिश नहीं हुई, दूसरा साल भी बीत जाएगा और बारिश नहीं होगी। तुम तो ज्योतिषी से ज़्यादा रशी लगते हो। कुछ मैं भी पूछूंगा, बस सच सच बता देना। रजनी कुमार ने आजिज़ी से कहा, छोटे ठाकुर जी, जब आपने मेरे बारे में कुछ सुना होगा तो ये भी सुना होगा कि मेरा इल्म नुजूम या ज्योतिष से कोई ताल्लुक़ नहीं। मुझे तो एक मावराए अकल पुरअसरार कुव्वत मिली हुई है जो मुझे किसी के बारे में भी कब्ल अज़ वक्त कोई बात या कई बातें बता सकती है। अपने बारे में भी जो आप पूछेंगे इसे बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये ताकत अपनी इख्तियारी नहीं है। रजनी कुमार से ये सारी बातें कोठी के अंदर वाले कमरे में हुई। यहाँ छोटे ठाकुर ने राजदारी से ये इंकिशाफ भी किया। तू नहीं जानता कि अपने चाचा जी कितने शक्की मिजाज आदमी हैं? मैं तो ये चाहता था कि तू जब तक यहाँ है कोठी के अंदर इसी कमरे में पड़ा रहे, मगर ठाकुर जी का ये हुक्म है कि तेरे लिए कोठी के बाहर फाटक से मुल्हिक 2 कमरे बनवा दिए जाएं। रजनी कुमार ने कहा, छोटे ठाकुर जी, मुझे कहीं भी रखा जाए, कोई एतराज़ नहीं। ठाकुर जी ने मना किया है कि मैं इनकी मौजूदगी में ना तो राजनगर जाऊं और ना मुंशी जी के गांव। थानेदार ने मुझे कई बार मिलने की ख्वाहिश की, लेकिन ठाकुर जी ने इजाज़त नहीं दी। मैं तो ठाकुर जी के अहकामात का पाबंद हूँ। ठाकुर रतनलाल ने नहायत फराग दिली से कहा, लेकिन तेरे कहीं आने जाने पर मुझे कोई एतराज़ नहीं। तू राजनगर जा या थानेदार से मिल, मुंशी के साथ इसके घर या गांव जा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मेरी तरफ से तू आज़ाद है, लेकिन ठाकुर जी को इसकी इतला नहीं होनी चाहिए। ठाकुर रतनलाल की नर्म गुफ्तगू और नर्म रवैये ने रजनी कुमार को शक व शुबे में डाल दिया कि कहीं ये शख्स इसकी आजमाइश तो नहीं कर रहा। कोठी के बाहर फाटक से मुत्तसिल 2 कमरों की तामीर का काम शुरू हो गया। इस काम की निगरानी रतनलाल खुद कर रहा था। इस दौरान में फक्कू रजनी कुमार को अपने घर ले गया और फूलमती से मुलाकात करवाई। फूलमती बहुत खुश थी कि इसे राजनगर में मकान मिल गया था और काश्त करने के लिए फक्कू को 10 बीघा ज़मीन भी मिल गई थी। फूलमती ने रजनी कुमार के कदमों में फूल चढ़ाए और कहा, तुम तो अपने देवता समान हो। अब गुरु महाराज ये और बता दें कि अपनी बकिया ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। रजनी कुमार ने वादा किया, वो भी मालूम हो जाएगा। फक्कू ने बीवी को हुक्म दिया, अब तू अंदर जा, मुझे कुछ काम की बातें कर लेने दे। फूलमती अंदर चली गई तो फक्कू ने राजदारी से कहा, ज्योतिषी जी, आज तुमको हाजिरी लगवानी है। रजनी कुमार ने बेशज़दा अंदाज में पूछा, कहाँ? फक्कू ने शोखी से जवाब दिया, अपनी ठुकराइन के पास। रजनी कुमार ने साफ इनकार कर दिया, अब मैं ठुकराइन से नहीं मिलूंगा। कोठी में छोटे ठाकुर जी मौजूद हैं और वो शायद किसी मौके की तलाश में हैं।
फक्कू हंसने लगा। बाबू, तुम छोटे ठाकुर जी को बिल्कुल नहीं समझे, जबकि मैंने इनको बहुत जल्द समझ लिया। अब तो कोठी में एक नया खेल शुरू हो चुका है। तुम छोटे ठाकुर जी से बिल्कुल न डरो। रजनी कुमार फक्कू को सवालिया नजरों से देखने लगा। फक्कू ने कहा, देखो भाई जोशी जी, ठुकराएं जब तक तुमसे राजी हैं, छोटे ठाकुर जी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आज मौका है, मैं तुमको वहां पहुंचाए देता हूँ। मिल लो और आगे के मामला तय कर लो। रजनी कुमार ने इनकार जारी रखा। नहीं भाई फक्कू, अब ठकुराइन से इस गोदाम में मुलाकात करने का ये मतलब है कि मैं चूहेदान में जाकर फंस जाऊं। फक्कू ने कहा, छोटे ठाकुर जी तो राजनगर गए, कह रहे थे राजनगर की कोठी का इंतज़ाम देखेंगे, लेकिन बात कुछ और है। रजनी कुमार को यकीन नहीं आया कि छोटा ठाकुर राजनगर चला गया है। फक्कू ने कहा, मेरे आदमी भी इधर उधर लगे हुए हैं और मुझे पल पल की खबरें देते रहते हैं। छोटे ठाकुर जी ने मेरे ख़ास आदमी प्रभु और जोधा को अपने एतमाद में ले लिया है। इन दोनों की छोटे ठाकुर जी से गाड़ी छन रही है। छोटे ठाकुर जी इन दोनों पर कुछ खर्च भी कर रहे हैं और इस कोशिश में हैं कि जो मकाम मैंने ठाकुर जी की खिदमत करके हासिल किया है, वही मकाम इन दोनों को दिया जाए। मगर वो दोनों अपने चेले हैं और छोटे ठाकुर जी की एक एक बात मुझे बता देते हैं। जोधा कह रहा था कि पता नहीं क्यों छोटे ठाकुर जी थानेदार से ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। वो राजनगर भी इसी सिलसिले में गए हैं। प्रभु और जोधा को मना किया है कि थानेदार से मुलाकात के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। रजनी कुमार ने पूछा, ये जो कुछ तूने बताया क्या दुरुस्त है? फक्कू ने कहा, तुम वक्त बर्बाद न करो और फौरन ठुकराइन से मिल लो, वहाँ से कुछ और बातें मालूम हो जाएंगी। रजनी कुमार अब भी शक्को शुबे में मुब्तला था, मगर फक्कू ने इसे चुपके से कोठी के अकबी हिस्से में दाखिल कर दिया और इस दरवाजे तक छोड़ आया जहाँ रजनी कुमार पहले भी जा चुका था। रजनी कुमार को देखते ही ठुकराइन ने फक्कू को आवाज़ दी और रजनी कुमार से कहा, फक्कू को रोक, मुझे इससे ज़रूरी बात करना है। रजनी कुमार ने बाहर निकल के फक्कू को आवाज़ दी। इसने पलट के देखा तो रजनी कुमार ने कहा, ठुकराइन तुझसे कोई बात करेंगी। फक्कू तेज तेज कदमों से चल के ठुकराइन के पास पहुंचा और सवालिया निशान बन के सामने खड़ा हो गया। ठुकराइन ने कहा, देख फक्कू, ये रतनलाल बड़ा काइयाँ है। ठाकुर जी के भी कान कुतरने की फिक्र में है। राजनगर थानेदार से मिलने गया है, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं, वो फ़ौरन वापस भी आ सकता है। चौकीदार से कहे कि वो फाटक पर ताला लगा के कहीं गायब हो जाए, ताकि रतनलाल अगर जल्दी आ जाए तो बस चौकीदार को ढूंढता रहे। फक्कू चला गया। अब रजनी कुमार को यकीन हो गया कि फक्कू ने अब तक जो कुछ बताया वो सब दुरुस्त है। फक्कू के जाते ही ठुकराइन ने रजनी कुमार से कहा, दरवाजे को अंदर से बंद कर दे। दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया और ठुकराइन ने गिले शिकवे शुरू कर दिए। ठाकुर जी खुद तो अय्याशी करते फिरते हैं और मुझ पर चौकी पहरा बिठा दिया। तू जानता है कि ठाकुर जी अपने भतीजे रतनलाल को कोठी में क्यों लाए हैं? रजनी कुमार ने पूछा, क्यों लाए हैं? ठुकराइन ने कहा, तू तो मुझे बहुत भोला लगता है। मूर्ख, ये इनका भतीजा नहीं, मेरी जान पर बिठाया हुआ इनका चौकीदार है, जो पूरी कोठी में बेरोक टोक हर जगह आ जा सकता है। रजनी कुमार ने लाताल्लुकी जाहिर की। ये आपके घरेलू मामलात हैं, मैं क्या कह सकता हूँ? ठुकराइन ने इसके बालों में उंगलियां चलाईं। तू कैसी बेगानगी की बातें कर रहा है? मैं तो तुझे गैर नहीं समझती। रजनी कुमार ने कहा, आप गैर ना समझें, बाकी सभी की नज़रों में मैं गैर ही हूँ। जब आप बुलाएंगी मैं आ जाऊँगा, नहीं बुलाएंगी तो अपनी मर्जी से कभी भी नहीं आ सकूँगा। ठुकराइन रजनी कुमार से भिड़ के बैठ गईं और नज़दीक तर होते हुए बोली, दरअसल इस वक्त मैंने तुझे बतौर ख़ास इसलिए बुलाया है कि देख, पहले चौकीदारी के बावजूद ये काम हो सकता है। ठाकुर जी की अगर मैं बराबरी नहीं कर सकती तो इनकी डगर पर कुछ दूर चल तो सकती हूँ। इसके बाद ठुकराइन आप से बाहर हो गईं। वो अपनी इस रिंदी और सरमस्ती में भी ठाकुर रतनलाल को बुरा भला कहती रहीं। जब
ठुकराइन चढ़ी नदी की तरह उतर गई तो ठुकराइन ने अपने बाल दुरुस्त किए और कहा, देख वो कोने में रखा संदूक खोल के देख। मैंने तेरे नाम की इसमें कितनी रकम डाल रखी है। मैं तेरे नाम से बैंक में अकाउंट भी खुलवा सकती थी, मगर तू इसमें पकड़ा जाएगा क्योंकि ठाकुर जी और मुंशी का बैंक के अमले से आमना सामना होता रहता है और इस किस्म की बातें ज़्यादा दिनों तक राज में नहीं रहती। रजनी कुमार ने ठुकराइन के बेहद इसरार पर संदूक को खोला और रकम गिनी तो वहाँ पूरे 5,000 रुपये रखे हुए थे। रजनी कुमार ने रकम गिन के संदूक बंद कर दिया और हसरत से कहा, इस कोठी में मेरा कोई भरोसा नहीं। ठाकुर जी की ज़रा सी नाराज़गी मुझे कत्ल करवा सकती है और यही काम छोटे ठाकुर जी भी कर सकते हैं। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस रकम पर मेरा नाम नहीं लिखा गया। ठुकराइन ने इसके गाल पर हल्की सी चपत लगाई। किसकी मजाल है जो तुझे मारे? मैं इसको ठिकाने लगा दूंगी। तो इस कोठी में रहेगा। ठाकुर जी और छोटे ठाकुर यहाँ रहें या ना रहें। रजनी कुमार ने बेयकीनी से कहा, हो सकता है कि आप ये जो कुछ कह रही हैं वो दुरुस्त हो, मगर फिलहाल ये बात मेरे जैसे किसी आदमी की समझ में नहीं आएगी। ठुकराइन ने इससे कहा, सालिम तेरा यही भोलापन तो मुझे मार गया। तूने औरत के बारे में मशहूर लफ्ज़ तिरिया चरतर तो सुना होगा, मगर इसे देखा नहीं होगा। अब मैं तुझे तिरिया चरतर दिखा भी दूंगी। ठाकुर जी नहायत गुस्से और बरहमी की हालत में 6 दिन बाद वापस आए। वो इस बार भी कृष्णा कुमारी को हासिल करने में नाकाम रहे थे। कमिश्नर ने इनका साथ तो दिया था, मगर वो भी वकील पर ज़्यादा दबाव नहीं डाल सका। वकील ने एतराफ़ तो किया कि पत्तूलाल जी ने कृष्णा कुमारी को इसके पास छोड़ा तो था, मगर बाद में कृष्णा कुमारी खुद कहीं फरार हो गई। कहाँ फरार हो गई? वकील ने इसकी निशानदही भी की। इसका कहना था कि एक दिन कुछ लोग आए और उन्होंने वकील के घर का मुहासरा कर लिया। वकील ने सुना कि बाहर लोग ज़ोर ज़ोर से कह रहे थे कि कृष्णा कुमारी को बाहर निकालो। वकील ने बाहर निकल के पूछा, तुम लोग कौन हो और कृष्णा कुमारी को कब से जानते हो? इनमें से एक बूढ़े ने कहा, कृष्णा कुमारी मेरी बेटी है, और दूसरे बूढ़े ने कहा कि वो इसकी बहू है। जब बेटा मर गया और वो विधवा हो गई तो एक बार वो इलाहाबाद गंगा जमुना के संगम पर स्नान करने आई और यहीं से वो गायब कर दी गई। कुछ अरसे इसकी तलाश होती रही और फिर ये सोचकर अजीज रिश्तेदार सब्र करके बैठ रहे कि कृष्णा ने गंगा में आत्महत्या कर ली होगी। लेकिन सालों बाद किसी ने कृष्णा को वकील के पास देख लिया और कृष्णा के घर वालों को खबर कर दी कि कृष्णा जिंदा है और दोनों घरों के लोग कृष्णा को लेने आ गए। कृष्णा ने भी अपने बाप और अपने ससुर की तस्दीक की। इसने दोनों को पहचान लिया। वकील ने जब ये देखा कि अगर इन लोगों ने हंगामा कर दिया और कृष्णा ने भी इनका साथ दिया तो मामला पुलिस तक पहुंचेगा और अखबार में खबरें छपने लगेंगी। मामला अखलाकन और कानूनन वकील के खिलाफ चला जाएगा। चुनांचे वकील ने कृष्णा कुमारी को इनके हवाले कर दिया और अपनी जान बचाई। लेकिन वकील ने अपना एक आदमी इनके पीछे लगा दिया कि वो पता लगाए कि वो कृष्णा कुमारी को कहाँ ले जाते हैं। यह आदमी भी बस एक हद तक देहातों की पगडंडियों पर पीछा करता रहा और भी कुछ पता न चला कि वो लोग कृष्णा कुमारी को लेकर कहाँ चले गए। ठाकुर जी ने भी इन पगडंडियों पर सफ़र किया मगर नाकाम वापस आ गए। ठाकुर जी ने ये सारी दास्तान सुनाने के बाद रजनी कुमार से कहा, तू जो कुछ भी बताता है वो हमेशा अधूरा रह जाता है। अब तो ये मामला ही भरभंड हो गया और पता नहीं कृष्णा कुमारी कहाँ चली गई। ठाकुर जी न सिर्फ गुस्से में थे बल्कि अफसरदा भी थे। इन्हें बात बात पर गुस्सा आ रहा था और वो अपने कारिंदों को खूब डांट डपट रहे थे। उन्होंने फाटक से मुत्तसिल रजनी कुमार के लिए तामीरशुदा कमरे देखे तो इसने छोटे ठाकुर जी को बुरा भला कहा और हुक्म दिया इसे तुड़वा दिया जाए। रजनी कुमार ठाकुर जी के सामने से हट गया और ठाकुर जी बुड़बुड़ाते हुए कोठी में चले गए। छोटे ठाकुर ने कारिंदों से कहा, बस चाची जी की ये बात बहुत बुरी है कि वो गुस्से में किसी के मर्तबे और इज्जत का ख्याल भी नहीं करते। भला बताओ, खुद ही कमरों की तैयारी का हुक्म दे गए और अब कहते हैं कि इन्हें तुड़वा दो।
ठाकुर जी के कारिंदे छोटे ठाकुर की हाँ में हाँ भी मिला नहीं सकते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ठाकुर जी की तलबुन मिजाजी और इश्तियाल छोटे ठाकुर को किसी वक्त भी निकलवा सकते हैं। वो लोग इधर उधर टल गए और छोटा ठाकुर तन्हा रह गया। रजनी कुमार के लिए तैयार किए हुए कमरे में छोटे ठाकुर ने प्रभु और जोधा को बुलवा लिया। ये दोनों भीगी बिल्ली बने हुए सामने आके खड़े हो गए। छोटे ठाकुर ने एहतियातन बाहर निकलकर देखा कि कोई इनकी बातें तो नहीं सुन रहा, और फिर कमरे में वापस पहुंच के दोनों से कहा, यानी ठाकुर जी नाराज हुए तो तुम दोनों भी मुझे छोड़ के कहीं गायब हो गए? जोधा ने कहा, छोटे ठाकुर जी, मैं तो इसलिए चला गया था कि कहीं वो मुझसे पूछताछ शुरू कर दें और मेरे मुंह से कोई ऐसी वैसी बात निकल जाए जिसकी शर्म। जोधा ने कहा, छोटे ठाकुर जी, मैं तो इसलिए चला गया था कि कहीं वो मुझसे पूछताछ शुरू कर दें और मेरे मुंह से कोई ऐसी वैसी बात निकल जाए जिसकी शर्मिंदगी आपको उठाना पड़े। छोटे ठाकुर ने प्रभु से पूछा, और तू क्यों चला गया था? प्रभु ने जवाब दिया, साहब, मैं तो ठाकुर जी को दूर से आते देखकर ही खिसक गया था, क्योंकि वो जब भी कुछ दिन बाहर रह के वापस आते हैं तो जो भी इनके सामने आता है इसकी पिटाई कर देते हैं। छोटे ठाकुर ने कहा, देखो, तुम दोनों कई दिन मेरे साथ रहे हो। मैंने थानेदार से मुलाकात की और कहाँ कहाँ गया तुम दोनों जानते हो। तुम इसका जिक्र किसी से भी ना करना, वरना ठाकुर जी हम तीनों को एक लाइन में खड़ा करके गोली मार देंगे। रात को ठाकुर जी ने फक्कू को अपनी बलाई खाबका में बुलाया और इसे 6 दिनों की रुदात मालूम की। फक्कू ने खरेपन से जवाब दिया, ठाकुर जी, आपका पूरे इलाके पर इतना रौब है कि आप इलाके में मौजूद हों या ना हों, आपका रौब काम करता रहता है। ठाकुर जी फक्कू के जवाब से बहुत खुश हुए। पूछा, ये रतनलाल इतने दिन क्या करता रहा? फक्कू ने जवाब दिया, अभी छोटे ठाकुर ना तजुर्बेकार हैं, मुंशी से काम समझते रहे, तालुके का दौरा करते रहे, मेहनती और गुनी जवान हैं। दोनों कमरे भी उन्होंने अपनी निगरानी में तामीर करवाए। ठाकुर जी ने पूछा, तेरा क्या ख्याल है, ये अपनी ताल्लुकेदारी मेरी अदम मौजूदगी में संभाल लेगा? फक्कू ने जवाब दिया, ठाकुर जी, छोटे ठाकुर भी आदमी के बच्चे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समझ लेंगे, बस तजुर्बे की कमी है। ठाकुर जी ने पत्तूलाल जी और वकील को बड़ी गालियां दी और कहा, अफसोस कि वो अंग्रेज कमिश्नर इन दोनों के दरमियान पड़ गया, वरना मैं तो इन दोनों को कब का जहन्नम रसीद कर चुका होता। दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है। फक्कू ने कहा, ठाकुर जी, आखिर आप कृष्णा कुमारी के लिए इतने हलकान क्यों हो रहे हैं? आप चाहें तो मैं खुद 50 कृष्णा कुमारियाँ आपके चरणों में डाल सकता हूँ। ठाकुर जी की पेशानी पर शिकने पड़ गईं और दोनों आंखें उबल पड़ीं। बेवकूफ़, कृष्णा कुमारी कोई मसला नहीं, बात अपनी अना की है, ठुकराई की है, अपने ख़ानदान और ताल्लुके के वक़ार की है। भला शेर के आगे से गीदड़ उसका शिकार ले जाए, क्या शेर अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर लेगा? फक्कू ने कहा, ठाकुर जी, ये सब तो ठीक है, मगर ये छोटे छोटे काम आप अपने चाकरों से लिया करें। आपको नहीं मालूम कि आप ताल्लुके की तरफ से बेखबर हैं और आपका पड़ोसी ज़मींदार आपकी कुछ ज़मीन दबा बैठा है। ऐसा लगा जैसे चिंगारियों पर पेट्रोल डाल दिया गया हो। ठाकुर जी गुस्से में खड़े हो गए और धाड़े, वो कौन शामसज़दा ज़मींदार है जिसने मेरी ज़मीन दबाने की हिम्मत की? मैं तो इसकी सारी ज़मीनें हथिया लूँगा। इसी वक्त ठाकुर जी ने कोठी से बाहर निकलकर मुंशी और चंद कारिंदों को हुक्म दिया, फक्कू से इस जमींदार का पता पूछो और इसको उठा के मेरे पास ले आओ। इस काम के लिए 10, 20, 100, 50 जितने आदमियों की ज़रूरत हो अपने साथ ले जाओ। और मुंशी से कहा, तुम ये काम बद्री और मिश्रा जी के सुपुर्द कर दो। बाद में फक्कू को एहसास हुआ कि इसने जमींदार वाली बात वक्त से पहले बता दी, वरना इसे ये बात 5-7 दिन बाद ठाकुर जी के इल्म में लाना चाहिए थी। सुबह तक वाकई ठाकुर जी के आदमी जमींदार को उठा लाए और इसे कोठी के अंदर आहते में बिछी हुई एक बेंच पर इस तरह बिठा दिया जैसे वो इस ड्योढ़ी का चौकीदार हो। अभी सुबह होने में घंटा 1.25 घंटा बाकी था
कोठी का फाटक बंद हो गया और ठाकुर जी को इतला दी गई, आपके हुक्म की तामील कर दी गई और जमींदार बेंच पर बैठा आपका इंतज़ार कर रहा है। अभी सुबह होने में घंटा सवा घंटा बाकी था। कोठी का फाटक बंद हो गया और ठाकुर जी को इतला दी गई, आपके हुक्म की तामील कर दी गई है और जमींदार बेंच पर बैठा आपका इंतज़ार कर रहा है। ठाकुर जी इस तरह बालाई खाबका से बरामद हुए कि इनके आगे आके फक्कू लालटेन लिए चल रहा था। जमींदार का खौफ से बहुत बुरा हाल था। इसने ठाकुर जी को देखते ही इनके पांव पकड़ लिए और पूछा, ठाकुर जी मुझसे क्या गलती हुई? क्या आपने मुझे मुजरिम की तरह उठवा लिया? ठाकुर जी ने पहले तो इसको बेतहाशा गालियां दी, इसके बाद बेदर पे कई तमाचे रसीद किए और कहा, शेर से आंख लड़ाता है, शेर से इसका लुकमा छीनता है, ये तेरी दूसरी गलती है। जमींदार ने बिलबिलाते हुए आजिज़ी से कहा, ठाकुर जी आप ताकतवर हैं, जो जुल्म करेंगे मैं सह लूँगा, लेकिन मुझे मेरा जुर्म तो बताएं। ठाकुर जी ने फक्कू से कहा, इसे इसका जुर्म बता। फक्कू ने कहा, तूने अपने ठाकुर जी की कुछ ज़मीन तबा ली और पूछता है कि मैंने क्या जुर्म किया है। जमींदार ने कहा, ठाकुर जी आप मुझसे गीता उठवा लें, मेरे आदमी ने यह गलती की थी मगर मैंने वो ज़मीन वापस कर दी। आप अपने मुंशी को भेजकर मालूम करवा लें, मगर मुझे जलील ना करें। ठाकुर जी ने उसे में कहा, मैं तो तेरी बूटियां चील कौओं को खिलवा दूंगा और हड्डियां पिसवा के अपनी कोठी की बुनियादों में डलवा दूंगा। आखिर तू समझता क्या है? फिर हुक्म दिया, इसको ऊपर ले जाके कैद कर दो, अगर कोई इसकी तलाश में आए तो इसे गोली मार दी जाए। जमींदार को कोठी के अकबी हिस्से की बालाई मंजिल की कोठरी में कैद कर दिया गया। वो बिलक बिलक के रो रहा था और ठाकुर जी से माफिया मांग रहा था। ठाकुर जी ने कहा, ठीक है, सुबह मेरे आदमी जाके देखेंगे कि तूने जो कुछ कहा वो सच है या झूठ। इसके बाद हम तुझे छोड़ देंगे। अगर तू झूठा निकला तो तेरा तलाश गुमशुदा का इश्तहार ही छपता रहेगा, मगर तेरा पता नहीं चलेगा। दूसरे दिन सुबह मुझे कुछ आदमियों को लेकर मुतनाज़ा ज़मीन देखने गया तो मालूम हुआ कि ज़मीन अब ठाकुर जी के कब्ज़े में है, लेकिन इस पर 2 दिन पहले ज़मींदार का कब्ज़ा था। ज़मींदार की गुमशुदगी ने इसके इलाके में एक हंगामा खड़ा कर रखा था। ज़मींदार के आदमियों को बस इतना मालूम था कि ज़मींदार को कहीं रास्ते से कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है और वह ठाकुर जी के इलाके में जाते देखे गए थे। ज़मींदार के आदमी भी बहुत मुश्तइल थे। वो भी बंदूकें और लाठियां संभाले ज़मींदार को तलाश करते फिर रहे थे। ज़मींदार की कोठी में पुलिस पहुंच चुकी थी और पूछ रही थी कि ज़मींदार के अगवा के सिलसिले में पहले कोठी को किस पर शुबा है। मुझे ने वहां जो कुछ देखा था इसकी तफसीर ठाकुर जी के गोश गुजार कर दी। ठाकुर जी ने पूछा, तुझे कुछ पता है कि ज़मींदार के घर वालों ने ज़मींदार के अगवा का किस पर शुबा किया है? मुंशी ने जवाब दिया, ठाकुर जी मैं तो ज़मींदार की कोठी में गया नहीं। कोशिश करूंगा कि किसी से मालूम करवा लूं कि पुलिस को क्या बयान दिया गया है और शुबे में किसका नाम लिया गया है। ठाकुर जी ने मुंशी को तो चलता किया और अपने भतीजे से कहा, देख रतनलाल, अब तुझे ताल्लुकदारी और ठुकराई के हथकंडों की अमली तरबियत हासिल कर लेना चाहिए। रतनलाल ने जवाब दिया, मैं तैयार हूँ, आप हुक्म दें, मैं तामील करूँगा। ठाकुर जी ने कहा, कुछ आदमी ले और मेरी तरफ से जमींदार के घर वालों से अफसोस कर और इनसे कहे कि इस सिलसिले में मैं इनकी जो मदद कर सकता हूँ ज़रूर करूँगा। बातों ही बातों में इनसे ये भी पूछ कि इन्होंने पुलिस को क्या बयान दिया है और किस पर शुबा जाहिर किया है। अगर इन्होंने शुबे में मेरा नाम लेने की गलती की है तो तू वापस आके जमींदार को अपने हाथों से कत्ल कर दे और इसकी लाश गंगा में बहा दे ताकि इसके गुनाह धुल जाएं और वो पवित्र हो जाए। छोटा ठाकुर अभी रास्ते में था कि पुलिस आती दिखाई दी। रास्ते ही में छोटे ठाकुर को ये मालूम हो गया कि जमींदार के घर वालों ने किसी का शुबे में नाम तो नहीं लिया, मगर अपने बयान में ये ज़रूर कहा है कि जमींदार को अगवा करने वाले ठाकुर के ताल्लुके में गए थे। छोटे ठाकुर ने पुलिस पर कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन पुलिस वालों ने इससे ये ज़रूर पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो?
छोटे ठाकुर ने जवाब दिया, मैं ठाकुर परसोत्तम दास का भतीजा ठाकुर रतनलाल हूँ। चाचा जी को किसी ने बताया है कि रात अपने पड़ोसी जमींदार को किसी ने अगवा कर लिया है। चाचा ने मुझे जमींदार के घर अफसोस करने भेजा है और यकीन दिलाया कि वो इस सिलसिले में गमज़दा ख़ानदान की मदद करना चाहते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, लेकिन जमींदार के घर वालों ने तो ये बताया है कि अगवा करने वाले आपके ताल्लुके में दाखिल हुए थे। हम इसी सिलसिले में ठाकुर जी के पास जा रहे हैं कि देखें वो इस मामले में हमारी क्या रहनुमाई करते हैं। छोटे ठाकुर ने इंस्पेक्टर को समझाया, ओ भाई इंस्पेक्टर, चाचा जी से ज़रा सोच समझ कर अदब करीने से बात करना। कहीं इन्हें शुबा भी हो गया कि अगवा के सिलसिले में इन पर शुबा किया गया है तो वो तुम सबकी ऐसी की तैसी कर देंगे। सीधे अंग्रेज़ कमिश्नर के पास पहुंचेंगे और फिर गवर्नर से मिलेंगे। तुम लोग हैसियत ही क्या रखते हो? वो तो अगवा होने वाले जमींदार की जमींदारी को भी खाक में मिला देंगे। इंस्पेक्टर के चेहरे का रंग ही बदल गया। हम तो ठाकुर जी से मदद मांगने जा रहे हैं, वरना कौन नहीं जानता कि ठाकुर जी से उलझने का मतलब क्या होता है। पुलिस वाले ठाकुर जी के पास चले गए और छोटे ठाकुर ने जमींदार की कोठी पर जाकर अपने चाचा जी की तरफ से अफसोस किया, इन्हें तसल्ली दी। चाचा जी ने कहा है कि तुम लोग परेशान न हो, अपने चाचा जी तुम सबकी हर किस्म की मदद करने को तैयार हैं। जमींदार के घर वालों को शुबा तो क्या, यकीन था कि जमींदार के अगवा में ठाकुर परसोत्तम दास का हाथ है, क्योंकि चंद दिनों से कुछ ज़मीन का झगड़ा चल रहा था और माजी में 14-15 साल पहले भी एक तकलीफदेह सानेहा गुजर चुका था। लेकिन जमींदार के घर वाले ये जानते थे कि इस मामले में ताल्लुकेदार परसोत्तम दास का नाम लेने का ये मतलब था कि अपने खिलाफ एक तूफान खड़ा कर लिया जाए। इस मौके पर जमींदार की माँ छोटे ठाकुर के सामने आ गई और कहा, अपने चाचा जी से कहना कि ऊपर भगवान है और नीचे ठाकुर परसोत्तम दास जी। मैंने ऊपर तो भगवान से आस लगाई है, अब नीचे तुम्हारे चाचा जी की तरफ देख रहे हैं। छोटे ठाकुर ने माँ जी को समझाया, माँ जी, ऊपर भगवान है ये बात तो ठीक है, लेकिन नीचे अपने चाचा जी से बहुत बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। वैसे मैं आपका पैगाम चाचा जी को पहुंचा दूंगा। ठाकुर रतनलाल ने जमींदार के कई दूसरे रिश्तेदारों से भी मुलाकात की। ये सभी जमींदार की गुमशुदगी से परेशान थे और किसी ने भी शक व शुबे में ताल्लुकेदार परसोत्तम दास का नाम नहीं लिया था। जब ठाकुर रतनलाल हर तरह इत्मीनान करके वापस जा रहा था तो एक मजदूर ने ठाकुर रतनलाल के घोड़े की रासें पकड़ ली और कहा, अपने चाचा जी से कहना कि प्याला भर चुका, पानी छलकने ही वाला है। ठाकुर रतनलाल घोड़े से उतर पड़ा तो मजदूर ने रासें छोड़ दी और एक तरफ भागते हुए कहा, प्याला भर चुका, बस छलकने ही वाला है। ठाकुर रतनलाल ने एक काश्तकार को रोक लिया और इससे पूछा, ये दीवाना कौन है? काश्तकार ने पूछा, तुम कौन हो? ठाकुर रतनलाल ने जवाब दिया, मैं ताल्लुकेदार ठाकुर परसोत्तम दास का भतीजा हूँ। तुम्हारे जमींदार की गुमशुदगी की खबर सुन के चाचा जी ने अफसोस करने मुझे भेजा था। काश्तकार ने कहा, तो तुम ताल्लुकेदार जी के भतीजे हो? हालांकि इनके किसी भतीजे या भांजे का किसी ने कभी कोई जिक्र नहीं सुना। पता नहीं कि तुम कब और कहाँ से टपक पड़े। ठाकुर रतनलाल को काश्तकार की बेतकल्लुफी की रंग गुजरी। उसे में कहा, मैंने तुझसे इस पागल के बारे में पूछा था कि ये कौन है और तू इधर उधर की बातें करने लगा। काश्तकार ने जवाब दिया, छोटे ठाकुर जी, ये एक पहुंचे हुए मजसूब हैं। लोग इन्हें पहुंचे शाह कहते हैं। बस यहीं नंग थड़ंग मारे मारे फिरते हैं। बहुत कम बोलते हैं और जब बोलते हैं तो इसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है। ठाकुर रतनलाल ने मजसूब को इधर उधर देखा मगर वो कहीं नजर न आए। काश्तकार से पूछना चाहा कि इन मजसूब का कहीं कोई ठिकाना तो होगा, लेकिन इतनी देर में काश्तकार भी गायब हो चुका था। पीछे एक छोटा सा बाग था। इसने सोचा काश्तकार यहीं कहीं किसी दरख्त के पीछे छुप गया होगा। ठाकुर रतनलाल ने घोड़े को एक दरख्त से बांधा और काश्तकार की तलाश शुरू कर दी। वो ये देखकर हैरान हुआ कि काश्तकार ज्वार के ऊंचे ऊंचे पौधों की आड़ में
उकड़ू बैठा हुआ था, जैसे वो ख़वाइज ज़रूरिया से फारिग हो रहा हो। इसको पीछे से गुद्दी पकड़ के खड़ा कर दिया। ये क्या बदतमीज़ी है कि मैं तो तुझसे बात कर रहा हूँ और तू छुप के यहाँ बैठ गया। काश्तकार ने खौफज़दा लहजे में कहा, छोटे ठाकुर जी, अगर पहुँचे शाह ने ये कह दिया है कि प्याला भर गया है और छलकने ही वाला है, तो बड़े ठाकुर जी से कह देना कि पहुँचे शाह की कही हुई कोई बात आज तक गलत नहीं निकली। ठाकुर रतनलाल ने मजूब का पता पूछा। मैं इससे मिलना चाहता हूँ, वो मिलेगा कहाँ? काश्तकार ने जवाब दिया, पता नहीं पहुँचे शाह कहाँ मिलेंगे, मगर उन्होंने जो कुछ कह दिया इसका बहुत जल्द तजुर्बा हो जाएगा। ठाकुर रतनलाल ने काश्तकार को लालच दिया, अगर तू पहुँचे शाह से मेरी मुलाकात करवा दे तो मैं तुझे इनाम दूंगा। काश्तकार ने कहा, मैं इनको कहाँ तलाश करूँगा? 2-4 दिन रुको तो शायद मुलाकात हो जाए, वरना इनके लिए तो मशहूर है कि अभी वो यहाँ नजर आए तो कुछ देर बाद 10 कोस दूर सादिकपुर में देखे गए। अब पता नहीं वो यहाँ हैं भी या कहीं दूर निकल गए। ठाकुर रतनलाल सोच में पड़ गया और फिर कुछ गौर व फिक्र के बाद कहा, शाहजी ने चाचा जी को बद्दुआ दे के अच्छा नहीं किया। अगर वो मुझे मिल जाएं तो मैं इन्हें उठा ले जाऊं। काश्तकार ने खौफज़दा लहजे में कहा, ऐसा ख्याल भी दिल में न लाना, वरना बर्बाद हो जाओगे। ठाकुर रतनलाल ने काश्तकार को धमकी दी, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पहुँचे शाह मजसूब से मिलवा, वरना मैं तुझको उठवा लूँगा। काश्तकार ने शोर कर दिया, लोगों तोड़ो, ताल्लुकेदार का भतीजा मुझे भी उठाने की धमकी दे रहा है। ठाकुर रतनलाल घबरा गया। लोग इधर उधर से जमा होना शुरू हो गए। ठाकुर रतनलाल के साथ आए हुए आदमी भी अपने छोटे ठाकुर को तलाश करते हुए वहीं पहुंच गए। इनमें अगवाशुदा जमींदार के कारिंदे भी मौजूद थे। अपनों को चारों तरफ देख के काश्तकार का हौसला बढ़ा। चीख चीख कर कहने लगा, अपने पहुंचे शाह फरमा गए हैं कि प्याला भर चुका है और अब छलकने ही वाला है। मैंने अपनी आंखों से अपने जमींदार को अगवा होते देखा। मैं इनमें बद्रीनाथ को पहचानता हूँ। ये आदमी ताल्लुकेदार ठाकुर परशोत्तम दास के ऐसे ही काम करता है। अब बात इतनी बिगड़ गई थी कि ठाकुर रतनलाल को अपनी जान बचाना मुश्किल हो गई। एक बड़े मियाँ ने कहा, ताल्लुकेदार बड़ा हत्यारा है। किसी और तरफ से आवाज आई, हत्यारे ने तो कोई आदमी पाल रखा है, काले जादू जानने वाला। इसने 2 साल के लिए परखाई रोक दी, हमें कुओं से पानी देना पड़ रहा है। एक बुजुर्ग ने सबको मशवरा दिया, अपनी अपनी जबान काबू में रखो और बात वो करो जो वक्त पड़ने पर साबित भी कर सको। जमींदार के एक कारिंदे ने ठाकुर रतनलाल पर लाठी से वार किया, मारो हत्यारों को। लेकिन ठाकुर रतनलाल के एक आदमी ने अपनी लाठी पर ये वार रोक लिया और लोगों से कहा, हम लोग तुम्हारे जमींदार की हमदर्दी में अफसोस करने आए थे और तुम लोग उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा रहे हो। क्या तुम्हारे गांव में मेहमानों के साथ यही बर्ताव किया जाता है? ठाकुर रतनलाल गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। अपने आदमियों को हुक्म दिया, एक एक को पहचान लो, मैं सबको बंद करवा दूंगा। और वो बद्रीनाथ को देखने वाला काश्तकार किधर गया, इसका नाम और पता मालूम करो। वो काश्तकार चुपके से खिसक गया था। अब इन लोगों का यहाँ रुकना बेकार था, क्योंकि ये डर भी पैदा हो गया था कि यहाँ के लोग इन पर हमलावर न हो जाएं। इसने वापसी इख्तियार की। तकरीबन 1 कोस चलने के बाद ठाकुर रतनलाल अपने साथियों समेत एक दरख्त के नीचे बैठ गया और अपने साथियों से पूछा, तुम लोगों ने देखा भी और सुना भी कि यहाँ के लोग अपने चाचा जी को हत्यारा कहते हैं। किसी ने भी उसकी बात का जवाब नहीं दिया। सभी खामोश रहे। छोटे ठाकुर को एहसास हो गया कि उसके साथी बड़े ठाकुर से डरते हैं, इसीलिए खामोश हैं। उसने पूछा, तुम लोग यहाँ के बारे में चाचा जी को क्या रिपोर्ट दोगे? एक ने कहा, छोटे ठाकुर, आप पर लाठी से हमला हुआ था, ये तो बताना ही पड़ेगा। दूसरे ने कहा, वो काश्तकार की बात जो कहता था कि जमींदार को अपने बद्री नारायण ने अगवा किया है। तीसरे ने कहा, एक तो अपने ठाकुर जी को हत्यारा भी कह रहा था।
एक कारिंदा खामोश रहा। छोटे ठाकुर ने उससे पूछा, तू क्यों खामोश है? तू भी तो कुछ कहे। उसने कहा, छोटे ठाकुर, ये पहुंचे शाह कौन है? छोटे ठाकुर ने कहा, तूने अच्छा याद दिलाया। यहाँ कोई मजदूर पहुंचे शाह हैं, मुझसे मिले थे। कहते थे कि प्याला भर चुका है, बस छलक नहीं वाला है। पता नहीं इसका क्या मतलब है। उसने कहा, इन पहुंचे शाह का नाम तो मैंने भी सुना है, मगर मिला कभी नहीं। लोग कहते हैं कि वो इशारों में ऐसी बात कह जाते हैं जो बाद में सच निकलती है, बस जरा सही मतलब निकालने में परेशानी होती है। छोटे ठाकुर ने कहा, वाकई पहुंचे शाह मिले तो थे, और पता नहीं कि इनकी कही हुई बात का सही मतलब क्या है। अगर वो दोबारा मिले तो मैं इनसे इसका मतलब ज़रूर पूछूंगा। इस आखिरी शख्स ने कहा, अगर छोटे ठाकुर इजाज़त दें तो मैं पहुंचे शाह को तलाश करूं। छोटे ठाकुर ने इजाज़त दे दी। बिल्कुल, अपने चाचा जी तो रजनी कुमार में मगन हैं। मैं पहुंचे शाह को पकड़ता हूँ, इनका किसी भी तरह पता चला। इन बातों के बाद छोटे ठाकुर ने सभी को मना कर दिया कि यहाँ जो कुछ पेश आया है इसका चाचा जी से जिक्र न किया जाए, क्योंकि बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। इनमें से एक शख्स पहुंचे शाह की तलाश में यहीं रुक गया, बाकी सब वापिस चले गए। ठाकुर जी बहुत गुस्से में थे। ठाकुर रतनलाल को देखते ही पूछा, क्या खबर लाए हो? छोटे ठाकुर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, चाचा जी, आपकी बड़ी धाक है। जमींदार के घर वाले आपके शुक्रगुजार हैं कि इनके बुरे वक्त में आपने इनकी खैर खबर ली। बड़े ठाकुर ने खौफनाक नजरों से भतीजे को घूरा, लेकिन किसी काश्तकार ने तो पुलिस को ये बयान दिया है कि उसने जमींदार के अगवा करने वालों में अपने बदरी को भी देखा है। छोटे ठाकुर ने कहा, मैं तो जमींदार के घर वालों से मिलने गया था, काश्तकारों से नहीं मिला। जिस काश्तकार ने ये बयान दिया है, पुलिस ने इसका नाम और पता तो बताया होगा। ठाकुर जी ने झुंझुलाए हुए लहजे में कहा, पुलिस भी बदमाशी कर रही है, काश्तकार का नाम और पता नहीं बताया, मगर जब बात बढ़ेगी तो इस काश्तकार को भी सामने लाना पड़ेगा। इस वक्त बड़े ठाकुर बहुत परेशान नजर आ रहे थे। यकायक जैसे इन पर दीवानगी का दौरा पड़ा और चीखने चिल्लाने लगे, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानता। जिस तरह भी हो इस काश्तकार का नाम और पता मालूम करो, मैं सूरमा के बच्चे को नरक में पहुंचा दूंगा। वो इसी आलम में रजनी कुमार के कमरे में पहुंचे और उसको डांटना शुरू कर दिया, तू कब काम आएगा? पड़े पड़े हराम की रोटियां तोड़ लाए। इस उल्लू के पट्टे काश्तकार ही की शक्ल दिखा दे जिसने अपने बदरी को पहचान लिया है। बड़े ठाकुर को करार नहीं था, रजनी कुमार के पास भी नहीं ठहरे। अंदर ठुकराइन पर गर्म हो गए और पता नहीं क्या कुछ कह डाला। इन्हें शुबा था कि इनके खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है और इसमें ठुकराइन भी शरीक हैं। ठुकराइन भी गर्म हो गई। ठाकुर जी ने इनसे पूछा, तू मेरे पीछे किस किस से मिलती है और किस किस्म की साजिशें करती रहती है? ठाकुर ने भी गुस्से में जवाब दिया, मैं तुम्हारे खिलाफ किसी साजिश में क्यों हिस्सा लूंगी, और तुम्हारी अदम मौजूदगी में किसकी मजाल है जो इस कोठी में मेरे पास आए। और ठाकुर, याद रखो कि आइंदा ऐसी गिरी हुई बात न करना, वरना मैं भी ठुकराइन हूँ, तुम्हारी और अपनी जान एक कर दूंगी। एक ही कटारी से दोनों मरेंगे। इस धमकी का ठाकुर जी पर कुछ असर हुआ और वो खामोशी से कोठी से निकल गए। फक्कू को बुलवाया कि मुंशी को तलाश करें। मुंशी आ गया तो इसे बग्गी में बिठा के राजनगर के थाने पहुंच गए और थानेदार को तलब किया। थानेदार किसी इंक्वायरी पर गया हुआ था। इस धमकी का ठाकुर जी पर कुछ असर हुआ और वो खामोशी से कोठी से निकल गए। फक्कू को बुलवाया कि मुंशी को तलाश करें। मुंशी आ गया तो इसे बग्गी में बिठा के राजनगर के थाने पहुंच गए और थानेदार को तलब किया। थानेदार किसी इंक्वायरी पर गया हुआ था। उन्होंने पूछा, यहाँ का मुंशी कौन है? ड्यूटी इंचार्ज। मुझे एक एफआईआर कटवानी है। थाने के लोग थानेदार की अदम मौजूदगी में ये एफआईआर नहीं काटना चाहते थे। जवाब दिया, ठाकुर जी, जरा इंतज़ार की जहमत उठाना पड़ेगी। ठाकुर,
यहाँ भी गरजना बरसना शुरू कर गया। कहने लगा, सोहनपुरे के जमींदार का अगवा हुआ। जमींदार के घर वालों में से किसी ने मेरे आदमी बद्रीनाथ का नाम ले लिया। कुछ दिन पहले इस जमींदार ने मेरी जमीन हथिया ली थी। अब मेरा आदमी भी गायब करवा दिया। पता नहीं बद्रीनाथ को मोहनपुरे की पुलिस उठा ले गई या जमींदार के घर वालों ने अगवा कर लिया। बद्रीनाथ के अगवा की FIR दर्ज की जाए। मैंने दोनों पर शुबा जाहिर कर दिया है। अब राजनगर की पुलिस का ये फर्ज है कि वो बद्रीनाथ को बरामद कराए। ठाकुर जी को इस FIR के कटवाने में कुछ वक्त लगा। इनकी अदम मौजूदगी में कोठी के सभी लोग बहुत परेशान थे। छोटे ठाकुर को ये धड़का लगा हुआ था कि कहीं मोहनपुरे की तफसीलात का इल्म चाचा जी को न हो जाए। ठाकुर परशोत्तम दास पर जुनून का दौरा पड़ा हुआ था। वो कृष्णा कुमारी को वक्ती तौर पर भूल चुके थे और वकील का ख्याल भी दिल से निकाल दिया था। इनको शुबा था कि जमींदार के घर वाले खामोश नहीं बैठेंगे। जब इन्हें ये बात मालूम हो चुकी है कि जमींदार के अगवा करने वालों में बद्रीनाथ भी शामिल था, तो ये बात इलाहाबाद में अंग्रेज कमिश्नर तक भी पहुंचाई जा सकती है और अगर किसी तरफ से कमिश्नर पर जोर पड़ गया तो इनकी कोठी की तलाशी भी ली जा सकती है। अब वो जमींदार को वादे वईद लेकर छोड़ भी देते तो इसके किसी वादे या वईद पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। वो रात के अंधेरे में जमींदार की कोठी में पहुंचे। जमींदार कोठी की बालाई मंजिल पर इसी कोठरी में कैद था जहां कभी रघु को रखा गया था। इस कोठरी में दिन में भी अंधेरा ही रहता था और लालटेन जलानी पड़ती थी। इस वक्त ठाकुर जी के साथ सिर्फ फक्कू था। इसके एक हाथ में लालटेन थी। ये दोनों जैसे ही कोठरी में दाखिल हुए, जमींदार ठाकुर जी के कदमों में गिर गया और अपने न करता जुर्मों की माफिया मांगने लगा। ठाकुर जी ने कुछ देर जमींदार के चेहरे पर नजरें जमाए रखी और इसके बाद आहिस्ता से कहा, बात तो बहुत मामूली थी। मैं तुझे 2-4 दिन रोक के वापस भेज देता, मगर तेरे किसी आदमी ने मोहनपुरे की पुलिस को बयान दे दिया है कि तुझको मेरे खास आदमी बद्री ने अगवा किया है। अब तू बता कि मुझे क्या करना चाहिए। जमींदार ने ठाकुर जी के पांव पकड़ लिए और कहा, ठाकुर जी, इसकी तो आप फिक्र ही ना करें। जिसने ये बयान दिया है मैं इसे गायब करवा दूंगा और आपके हवाले कर दूंगा। आप पर आंच आने नहीं दूंगा। ठाकुर जी ने फक्कू की तरफ देखा। तू क्या कहता है? फक्कू ने जवाब दिया, ठाकुर जी, मैं आपको क्या मशवरा दूंगा, मगर ये जानता हूं कि चोट खाए हुए नाक पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जमींदार ने फक्कू को बद्दुआ दी, तेरा सत्यानाश हो, तूने तो मुझे मरवा ही दिया। ठाकुर जी ने फक्कू से पूछा, अपना बद्री कहाँ है? इसे भी यहीं इसी कोठरी में ले आ। फक्कू वहां से टल गया और ठाकुर जी ने जमींदार को दिलासा दिया, देख भाई, बद्री तुझे यहाँ लाया था और वही तुझे यहाँ से ले जाएगा, लेकिन खबरदार जो तूने मेरे खिलाफ जबान खोली। जमींदार ने ठाकुर जी के पांव दबाना शुरू कर दिए। वो दिलो जान से खुशामदीद कर रहा था। कुछ देर बाद फक्कू बद्री के साथ वापस आया। बद्री भी कुछ झटक गया था। वो ठाकुर जी को देखते ही गिड़गिड़ाने लगा, ठाकुर जी, मुझे क्यों कैद कर रखा है? ठाकुर जी ने बड़े प्यार से कहा, बेवकूफ़ आदमी, बाहर तुझे पुलिस तलाश कर रही है क्योंकि इस कमीने जमींदार के किसी आदमी ने तुझे पहचान लिया था। मैंने तो तेरी हिफाजत की है। बद्री ने मासूमियत से पूछा, तो मैं कब तक यहाँ बंद रहूँगा? ठाकुर जी को हंसी आ रही थी। इस सवाल का जवाब तो ऊपर वाला ही दे सकता है। मैं मुकदमे को ख़त्म करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस रोज़ ख़त्म हो गया तुझे आज़ादी मिल जाएगी। जमींदार ने कहा, लेकिन ठाकुर जी, अभी तो आपने मुझसे वादा किया था कि मुझे बद्री यहाँ लाया है, वही वापस भी पहुँचाएगा। ठाकुर जी ने कहा, ठीक है, मैंने तुझसे ये वादा किया है तो इसे पूरा भी करूँगा। और फक्कू से कहा, मैं जिस तरह कहूँ इसी तरह मंसूबे पर अमल होगा। ज़रा अपने ज़मींदार का ख़ास ख्याल रखना। बद्री ने पूछा, मुझे आपने क्यों बुलवाया था? ठाकुर जी का पारा एकदम ही चढ़ गया। गुस्से में फक्कू से कहा, तूने कुछ सुना?
पूछ रहा है, यानी मुझसे पूछ रहा है कि मैंने इसे क्यों बुलवाया था। और इसके साथ ही ठाकुर जी ने बद्री के 2 तमाचे रसीद कर दिए और कहा, मैंने इसलिए बुलाया था तुझे। बद्री अपने गाल सहलाने लगा। इसकी आंखों में आंसू आ गए। ठाकुर जी ने जाते जाते कहा, इसे भी यहीं जमींदार के साथ बंद कर दो। जमींदार सहम गया। इन दोनों को एक ही कमरे में मुकफ्फल कर दिया गया। ठाकुर जी को चैन नहीं था। नीचे उतर के फक्कू को हुक्म दिया, जा रजनी कुमार को यहाँ ले आ, आज मैं इसकी भी खबर लूँगा। फक्कू कोठी के बाहर निकला और रजनी कुमार की नई रिहाइशगाह पर जोर जोर से दस्तक दी। रजनी कुमार सोया हुआ था। अभी वो बेदार नहीं हुआ था कि ठाकुर रतन लाल भी वहाँ पहुँच गया। वो भी बहुत परेशान था। फक्कू से पूछा, आज चाचा जी बहुत बेचैन नजर आ रहे हैं, ये ऊपर नीचे क्या करते फिर रहे हैं। फक्कू ने डरे से लहजे में जवाब दिया, छोटे ठाकुर कुछ ना पूछो, भगवान हम सब पर दया करे, आज तो अपने ठाकुर जी की खोपड़ी घूम गई है। फक्कू ने दोबारा जोर जोर से दस्तक दी और छोटे ठाकुर से कहा, इसको भी तलब किया है, देखो इसकी क्या दुर्गत बनती है। रजनी कुमार ने दरवाज़ा खोल दिया। इसकी आंखों में खुमार था। फक्कू और छोटे ठाकुर को इतनी रात गए अपने दरवाजे पर देखा तो घबरा के पूछा, क्या हुआ, खैरियत तो है। फक्कू ने जवाब दिया, ज्योतिषी जी, ठाकुर जी ने तुमको याद किया है, इसी वक्त मेरे साथ चलो। छोटे ठाकुर के भी कान खड़े हुए। फक्कू से पूछा, मैं भी चलूं तेरे साथ। फक्कू ने जवाब दिया, आपकी मर्जी, आप छोटे ठाकुर हैं, मगर अपनी मर्जी से ऊपर चलें, मेरा नाम ना आए कि मैं आपको लाया हूँ। छोटे ठाकुर ने कहा, तेरा नाम नहीं आएगा, तू बेफिक्र रहे। वैसे चाचा जी इतनी रात को अपने ज्योतिषी को बुलवा के बड़ी ज्यादती करते हैं। रजनी कुमार जिस हाल में था इसी में ठाकुर जी के पास चल दिया। ठाकुर जी अपनी बालाई खाबगाह में चरख की तरह चहलकदमी में मशगूल थे। जैसे ही किसी की आहट सुनी, रुक के दरवाजे की तरफ देखा। दोनों से आगे रजनी कुमार था, इसके पीछे छोटे ठाकुर और छोटे ठाकुर के पीछे फक्कू। चीख के फक्कू से पूछा, मैंने इस उल्लू के पट्टे जोशी को बुलवाया था और तू रतनलाल को भी अपने साथ ले आया। तेरा दिमाग अपनी जगह है या कहीं चलने चला गया। फक्कू ने झुंझुला के जवाब दिया, इनको मैं नहीं लाया, ये जिद करके अपनी मर्जी से आए हैं, मैंने तो इन्हें मना भी किया था। अब ठाकुर जी ने भतीजे को हुक्म दिया, तू सोता क्यों नहीं, जा सो जा, सब तुझसे कई काम लेने हैं। ठाकुर रतनलाल इधर कुछ ज्यादा ही दिलेर बल्कि गुस्ताख हो गया था। कहने लगा, चाचा जी मुझे भी अपने साथ रखा करें, क्योंकि मैं ताल्लुकेदारी के सारे गुर आपसे सीखना चाहता हूँ। ठाकुर जी ने भतीजे से कहा, अच्छा उधर बैठ जा, और फक्कू को हुक्म दिया, तू बाहर जा, जब बुलाऊं आ जाना। फक्कू खाबगाह से निकल गया। अब ठाकुर जी ने रजनी को मुखातिब किया, देख भाई रजनी कुमार, मैंने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया, रहने के लिए 2 कमरे बनवा दिए, खाता है पीता है ऐंठता है, आखिर तू हमारे कब काम आएगा। रजनी कुमार ने कहा, ठाकुर जी आप यकीन करें, मैं आपसे शाम से मिलने के लिए बेचैन हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इस वक्त यहाँ छोटे ठाकुर भी मौजूद हैं, वरना इन्हें इसी वक्त बुलवाना पड़ता। छोटे ठाकुर के भी कान खड़े हुए। बड़े ठाकुर ने गुस्से में पूछा, ये तू क्या अनाप शनाप बक रहा है, तू इसे क्यों तलाश कर रहा था। रजनी कुमार ने जवाब दिया, ठाकुर जी आज शाम से कुछ पहले मैं अपने कमरे में लेटा था कि मुझे वही पुरानी मावराए अकल वाक़ियात की झलकियाँ दीवार पर दिखाई थीं। इसमें अपने छोटे ठाकुर और इनके कई साथी भी नजर आए। ठाकुर जी ने रजनी कुमार को और ज़्यादा करीब कर लिया और पूछा, जल्दी बता कि तूने क्या देखा। रजनी कुमार ने कहा, अपने छोटे ठाकुर किसी नई बस्ती में औरतों से बातें करते नजर आए। इनके साथ कुछ मर्द भी थे और इन्हें कई लोगों ने घेरा हुआ था। मेरे कानों ने सुना, वो सब जमींदार के अगवा की बातें कर रहे थे। इन्हीं में से एक ने कहा कि मैंने ठाकुर जी के बद्रीनाथ को देखा, वो अगवा करने वालों में शामिल था। ठाकुर जी ने हाथ के इशारे से चुप होने का हुक्म दिया और पूछा, ये जो बद्री को देख लेने की बात कर रहा था, अगर वो तेरे सामने आए तो तू इसे पहचान लेगा। रजनी कुमार ने जवाब दिया, बिल्कुल पहचान लूँगा। ठाकुर जी ने अपने भतीजे को देखा और कहा, देख
ये इस काश्तकार को पहचान लेगा। रजनी कुमार, तू बहुत काम का आदमी निकला, ये तो कमाल हो गया। फिर ठाकुर जी ने रजनी कुमार से पूछा, हाँ तो और तूने क्या देखा? रजनी कुमार ने कहा, फिर अचानक एक दीवाना सा आया। किसी ने बताया ये पहुँचे शाह हैं। इस दीवाने ने आते ही छोटे ठाकुर से कहा कि प्याला भर चुका है, बस छलकने वाला है। वो दीवाना तो ये कहकर गायब हो गया और अपने छोटे ठाकुर पहुँचे शाह की बातों का मतलब समझने की कोशिश करने लगे। लोगों ने बताया कि पहुँचे शाह बड़े करामाती आदमी हैं। अभी खड़े यहाँ बातें कर रहे थे, 2-4 दिन बाद कोसों का फासला तय करके कोई आदम यहाँ आएगा तो ये बताएगा कि पहुँचे शाह तो 3 दिन से अपने कस्बे में हैं। ठाकुर जी को कई फिक्रें लाहक हो गईं। रजनी कुमार को हुक्म दिया, तू कुछ देर खामोश रहे, पहले मैं अपने भतीजे से चंद बातें कर लूँ। भतीजा यहाँ से भागने की फिक्र में था क्योंकि इसने ये सारी बातें सिरे से नहीं बताई थीं और अब ठाकुर जी इसका मुहासबा करने वाले थे। इसके बाद ठाकुर जी ने अपने भतीजे से कहा, ये सारी बातें जो रजनी कुमार ने हमें बताई हैं, क्या वो वाकई पेश आई थीं? छोटे ठाकुर ने डरते डरते अर्ज किया, हाँ चाचा जी, मगर मैंने आपसे इसलिए छुपाई कि मैं आपके दिलो दिमाग पर ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहता था। मगर मेरा एक आदमी मोहनपुरे में रुक गया है। भगवान ने चाहा तो वो काश्तकार पकड़ा जाएगा और इसे मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। ठाकुर जी ने पूछा, और वो पहुँचे शाह कौन है और इनकी बात का तूने क्या मतलब लिया है? छोटे ठाकुर ने डरते डरते कहा, मैंने तो कोई मतलब नहीं लिया, मगर मोहनपुरे के लोग कह रहे थे कि अपने ठाकुर जी से कहना कि इनके जुल्म और जबर का ज़माना ख़त्म हुआ और छलकने का मतलब है कि ठाकुर जी अब मज़ीद जुल्म करने के लायक नहीं रहेंगे। ठाकुर जी एकदम बिफर गए। मैं कौन सा जुल्म करता हूँ जो अब मज़ीद जुल्म करने से मुझे रोक दिया जाएगा? चल दफ़ा हो यहाँ से, सब तुझसे बातें होंगी। छोटा ठाकुर भी यही चाहता था। अब फिर ठाकुर जी रजनी कुमार से मुखातिब हुए, हाँ तो और तूने क्या देखा? रजनी कुमार ने जवाब दिया, ठाकुर जी मैंने बस इतना ही देखा था। लोग पहुँचे शाह का जिक्र कर रहे थे कि सिलसिला टूट गया। ठाकुर जी ने हुक्म दिया, कुछ और देखने की कोशिश कर रजनी कुमार, इतने से काम नहीं चलेगा। रजनी कुमार ने डरते डरते अर्ज किया, ठाकुर जी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आपके मतलब की बातें बताऊँ, लेकिन बस तड़प के रह जाता हूँ। ठाकुर जी मालूम नहीं क्या सोच रहे थे, अचानक कहने लगे, मैं मुश्किल में फंस गया हूँ। अगर ज़मींदार से वादे वईद लेके और खौफज़दा करके छोड़ भी दूँ, तब भी इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरी मुसीबत यह है कि मोहनपुरे में बदरी का चर्चा भी हो रहा है। क्या करूं और क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आता। रजनी कुमार ने खिलाफ तवक्को एक अजीब सा सवाल कर दिया, ठाकुर जी वो जो आप सुषमा कुमारी को इलाहाबाद से लाए थे, वो कहाँ है? ठाकुर ने चौंक कर रजनी कुमार को देखा, यह अचानक तुझे सुषमा कुमारी क्यों याद आ गई? रजनी कुमार ने जवाब दिया, असल बात तो यह है कि मैं आप पर पड़ने वाली हर विपदा के बाद यही सोचता हूँ कि अगर इस कोठी में सुषमा कुमारी है तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। वो तो बड़ी भाग्यवान कन्या है। ठाकुर जी ने सोचते हुए कहा, तू ठीक कहता है, वो कोठी में नहीं है। मैंने इसे कहीं और पहुँचा दिया है क्योंकि मुझे ठुकराइन की तरफ से इत्मीनान नहीं है। शायद अब मुझे सुषमा को यहीं कोठी में अपने साथ रखना पड़े। इसके बाद ठाकुर जी कुछ देर चुपचाप सोचते रहे, फिर हुक्म दिया, अच्छा अब तू जा और कोशिश कर कि तुझे कुछ और मालूम हो जाए। मैं भी कुछ करता हूँ। रजनी कुमार जाने लगा तो ठाकुर जी ने आवाज़ दे के रोक लिया, ज़रा ठहर जा। रजनी कुमार ठहर गया और मुड़ के इन्हें देखने लगा। ठाकुर जी ने कहा, देख, जो कुछ तू आइंदा देखेगा इसका किसी और से जिक्र नहीं करेगा, और ये जो आज तूने रतनलाल के सामने सब कुछ बयान कर दिया, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। रजनी कुमार ने खौफज़दा लहजे में कहा, आइंदा मैं ख्याल रखूँगा। ठाकुर जी ने कहा, अच्छा फिर जा। वो रात के पिछले पहर फाटक का छोटा दरवाज़ा खुलवा के बाहर निकला
और अपने कमरे में पड़ रहा। इसने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था। अब वो पहुंचे शाह के जुमले पर गौर कर रहा था, क्योंकि छोटे ठाकुर ने इस जुमले का जो मफहूम बताया था वो बड़ा खतरनाक था। अब उसने ठाकुर जी के मौजूदा मामलात को शिद्दत से खुद पर तारी कर लिया कि शायद कुछ नज़र आ जाए। उसे पूरी उम्मीद थी कि ऐसी ही शदीद कैफियत में इसे कुछ न कुछ नज़र आने लगता है। अभी एहसास की शिद्दत पूरी तरह तारी नहीं हुई थी कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसे गुमान गुजरा कि शायद ठाकुर जी ने दोबारा बुलवा लिया है। वो दरवाजे से लग के खड़ा हो गया और आहिस्ता से पूछा, कौन है? बाहर से सरगोशी में जवाब मिला, दरवाज़ा खोल, मैं ठाकुर रतन लाल हूँ। इसे दरवाज़ा खोलने में तामुल था, क्योंकि वो छोटे ठाकुर की तरफ से मुतमईन नहीं था। पूछा, छोटे ठाकुर, मुझसे कोई ख़ास काम है? छोटे ठाकुर ने भिची भिची आवाज़ में डांटा, बकवास न कर, दरवाज़ा खोल। रजनी कुमार ने दरवाज़ा खोल दिया। छोटा ठाकुर अंदर दाखिल हुआ और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। रजनी कुमार और ज़्यादा सहम गया। छोटे ठाकुर, आखिर बात क्या है? छोटे ठाकुर ने गुस्से में कहा, अभी कुछ देर पहले तू चाचा जी के सामने क्या बकवास कर रहा था? अगर तुझे कुछ मालूम भी हो गया था तो इसका मुझसे जिक्र करना था। अब सब ठाकुर जी मेरी जो खबर लेंगे वो मैं ही जानता हूँ। रजनी कुमार ने कहा, छोटे ठाकुर, मुझसे गलती हो गई, आइंदा मैं ख्याल रखूँगा। छोटे ठाकुर ने इसे कुछ देर खूब खूब डांटा, फटकारा और कहा, मुझे तेरी हरकतों का पता चल गया है। अगर तूने मेरे खिलाफ कोई शिकायत की तो मैं तुझे वो सबक दूंगा कि। रजनी कुमार ने कहा, छोटे सरकार, आप मुझे धमकी मत दें। मुझे ठाकुर जी ने अभी कुछ देर पहले हिदायत की है कि मैं इनके सिवा किसी से कोई ताल्लुक़ ना रखूं। आप इसी वक्त यहाँ से चले जाएं, क्योंकि ठाकुर जी का कोई भरोसा नहीं कि वो अभी अभी आन टपकें। रजनी कुमार के सख्त पड़ जाने का छोटे ठाकुर पर भी असर हुआ। कहने लगे, देख भाई, यहाँ मेरी भी एक हैसियत है। अगर तूने मुझे नज़रअंदाज किया तो समझ ले कि यहाँ जो कुछ हो रहा है इसी के मुताबिक तेरे वजूद का भी पता नहीं चलेगा। रजनी कुमार ने जवाब दिया, छोटे ठाकुर, आप मुझे मौत से न डराएं और अब आप यहाँ से जाएं। छोटे ठाकुर ने एकदम पैंतरा बदला और हंसते हुए कहा, वो तो मैं तेरा इम्तहान ले रहा था। खुशी हुई कि तू अपने चाचा जी का पक्का वफादार है। बस जाते जाते तुझसे एक ही दरख्वास्त करूँगा कि अब जो कुछ तुझे नज़र आए या मालूम हो और इसमें मेरा भी जिक्र हो तो इसकी पहले मुझे इतला देना, इसके बाद मेरे मशवरे से आगे बात करना। रजनी कुमार ने कोई वादा नहीं किया और जैसे ही छोटे ठाकुर के कदम बाहर निकले, रजनी कुमार ने अपने कमरे को अंदर से बंद कर लिया। ठाकुर जी के लिए जमींदार का मसला बन चुका था। पुलिस ने भी तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया था। वो ठाकुर जी के आदमियों से पूछताछ करने लगी थी, मगर ठाकुर जी ने इसमें भी सख्ती इख्तियार की और मोहनपुरी की पुलिस को डांट दिया, हमारे जिस आदमी की ज़रूरत हो उसे हमारे इलाके ही में पूछताछ की जाए। मैं अपने किसी आदमी को मोहनपुरे के थाने तक जाने नहीं दूंगा। मोहनपुरे का थानेदार बार बार बदरी को तलब कर रहा था, मगर ठाकुर जी ने इसे लापता करार दे दिया था। वो कहते थे, मेरा आदमी किसी और का आलायकार बन गया, वो वही होगा जिसके लिए उसने जमींदार को अगवा किया होगा। ठाकुर जी को अब ये एहसास होने लगा था कि वो जमींदार को ज़्यादा अरसे तक छुपा के नहीं रख सकते, क्योंकि अब ये बातें अखबारों में भी आने लगी थीं। अखबारों में ठाकुर जी का नाम तो नहीं लिया जा रहा था, मगर इशारतन ये लिखा जा रहा था कि इन वाक़यात के पीछे एक साहिब इख्तियार हस्ती है। ठाकुर जी भी ये खबरें पढ़ रहे थे और इन्हें महसूस हो रहा था कि इनके गिर्द दायरा तंग होता जा रहा है। वो जमींदार को किसी कीमत पर भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे, मगर ये खौफ भी था कि अगर जमींदार को मार भी दिया गया तो इसकी लाश को किस तरह ठिकाने लगाया जाए। ये इम्कान भी पैदा हो गया था कि ठाकुर जी जमींदार और बदरी को कत्ल करवा के दोनों की लाशें अपने ताल्लुके के बाहर किसी दरिया में फेंकवा दें, मगर इसमें यह अंदेशा था कि दोनों की लाशें जब ताल्लुके से बाहर ले जाई जा रही हों तो रास्ते में कहीं दोनों लाशें पकड़ी जाएं और इनका नाम ले लिया जाए।
अब हालात ज़्यादा खतरनाक थे। कृष्णा कुमारी का मामला तो गोया जैसे सख्त खाने में पड़ गया था। वकील की भी खैर खबर नहीं मिली थी। इन सब से बढ़कर जो नया खतरा नमूदार हो रहा था वो ठाकुर जी के भतीजे ठाकुर रतनलाल की पुरस्कार हरकत और सकनात थीं। छोटे ठाकुर ने मोहनपुरी से मुतालिक बहुत सी खबरें छुपाई थीं, मगर रजनी कुमार के जरिए इनमें से कुछ की खबर ठाकुर जी को हो गई थी। इसके अलावा छोटे ठाकुर ने राजनगर के थानेदार से भी कई मुलाकातें की थीं। इन मुलाकातों की तफसील भी ठाकुर जी को मालूम नहीं हो सकी थी। छोटे ठाकुर ने इन मुलाकातों के बारे में सिर्फ इतना बताया था कि चूंकि इसे बड़े ठाकुर की नियाबत करनी है, इसलिए वो इस तरह तरबियत हासिल कर रहा है। ठाकुर जी को यह भी मालूम था कि रतनलाल बत्तूलाल जी से भी कई बार मिल चुका है। ये तमाम बातें ठाकुर जी को इसलिए गवारा थीं कि रतनलाल इनका भतीजा था और अपने इस भतीजे से वो सुषमा कुमारी की शादी का मंसूबा बना चुके थे। यह हकीकतन वो अपने भतीजे को अपने बेटे की जगह समझते थे। अच्छी तरबियत पाने के बाद ये ठाकुर जी की बड़ी अच्छी नुमाइंदगी कर सकता था और बुरे वक्तों में बहुत काम आ सकता था। इन तमाम बातों के बावजूद ठाकुर परशोत्तम दास इंतहाई नाजुक और ख़तरनाक मामलात में रतनलाल को शामिल नहीं करते थे और इसे लाइल्म रखने की कोशिश करते थे। शहरों में गांधी जी की आंदोलन नाम की तहरीक चल रही थी। जगह जगह इस तहरीक में हिस्सा लेने वालों पर गोलियां चलाई जा रही थीं। गांधी जी ने क्विट इंडिया का नारा हिंदुस्तानियों को दे दिया था। पूरी सरकारी मशीनरी इस इनकलाबी तहरीक को कुचलने में मशगूल थी। इसलिए मुल्क के दूसरे गैर सियासी मसाइल की तरफ से चश्मपोशी इख्तियार कर ली गई थी। ठाकुर परशोत्तम दास की नज़रें इन सारे मामलात पर थीं और इनकी दानिश में ज़मींदार और बदरी को ठिकाने लगाने का इससे बेहतर मौका मैसर नहीं आ सकता था। इसकी उन्होंने बाकायदा मंसूबाबंदी की। मिश्रा जी अपने दोनों साथियों में तन्हा बाकी बचा था। चुनाचे ठाकुर जी ने इसको तखलिए में तलब किया और कहा, मिश्रा जी, तुझे एक नहायत अहम काम लेना है, लेकिन शर्त यही है कि इसका किसी और को पता न चले। मिश्रा जी को बद्री की बड़ी फिक्र थी। इसे भी बस यही मालूम था कि बद्री कहीं रुपोश हो गया है और पड़ोसी जमींदार के अगवा के सिलसिले में पुलिस उसको तलाश कर रही है। मिश्रा जी ने कहा, ठाकुर जी, आप हुक्म करें, आपके लिए तो अपनी जान भी हाजिर है। ठाकुर जी ने बद्री का जिक्र किया। वो बड़े काम का आदमी था, इंतहाई निडर और किसी भी खतरे से न डरने वाला। पता नहीं वो किसके बहकावे में आ गया और कहीं रुपोश हो गया। हालांकि अगर इससे कुछ गलती भी हुई थी तो इसको मेरे पास आना चाहिए था। मैं अपना ये खतरनाक काम भी उसी से लेता। अब जो वो नहीं है तो तुझे करना पड़ेगा। मिश्रा जी ने तरद्दुद से पूछा, ठाकुर जी, काम क्या है? ठाकुर जी ने कहा कि 2 लकड़ी के संदूक हैं, इन्हें स्टेशन से मथुरा के लिए बुक करवाना है। भेजने वाले की जगह किसी भी फर्जी आदमी का नाम लिखवा देना और वसूल करने वाले की जगह भी किसी का फर्जी नाम और पता लिखवा देना। बस ये ज़रा सा काम है, मगर इंतहाई राजदारी से अंजाम देना है। जब तू ये काम करके वापस आएगा तो मैं तुझे एक ऐसा इनाम दूंगा कि तेरी नस्लें मज़े करेंगी। मिश्रा जी ने डरते डरते पूछा, इन संदूकों में माल कौन सा होगा? ठाकुर जी ने तेवरियां चढ़ाई। मैं काम लेता हूँ, हुक्म देता हूँ, मगर किसी को ये इख्तियार नहीं देता कि कोई मेरे किसी भी मामले में मुझसे पूछगछ करे। तूने मुझसे ये बेहुदा सवाल क्यों किया? मिश्रा जी ने पूछा, मुझे ये काम कब करना होगा? ठाकुर जी ने जवाब दिया, तो कल सुबह दोनों संदूक बैलगाड़ी में रख के स्टेशन चला जा। यह भी मुमकिन है कि जीप रास्ते में मिल जाए और मेरी जीप ही तुझको पहुंचा दे। अगर स्टेशन पर कोई खतरा महसूस हो तो वहीं ट्रेन के डब्बे में दोनों संदूक रख के वापस आ जाना, लेकिन ये ख्याल रहे कि रास्ते में कोई तुझे रोके ना। मिश्रा जी ने कहा, ठाकुर जी, आप नाराज ना हो तो मैं कुछ पूछूं? ठाकुर जी ने दोबारा तेवरियां चढ़ाई और कहा, पूछ। मिश्रा जी ने कहा, बैलगाड़ी और जीप पर अलग अलग सफ़र करने का क्या मकसद है? ठाकुर जी ने कहा, मेरी जीप के रास्ते में तलाशी भी ली जा सकती है,
लेकिन बैलगाड़ी की तलाशी कोई नहीं लेगा। मिश्रा जी ने गुमसुम कैफियत में जवाब दिया, ठीक है, अगर मैं पकड़ा जाऊं और बैलगाड़ी से कोई ऐसी वैसी चीज़ बरामद हो तो मेरा क्या बनेगा? ठाकुर जी ने जवाब दिया, तू पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि जो थानेदार मेरा मुखालिफ है इसे शहर बुलवा लिया गया है। इसका चार्ज वक्ती तौर पर नायब थानेदार ने संभाल लिया है और वो मेरा अपना आदमी है। मिश्रा जी ने बैलगाड़ी तैयार करवाई और इसे कोठी के अंदर सैन में खड़ा कर दिया। इसी रात ठाकुर जी ने जमींदार और बद्री को मरवा दिया और इनकी लाशें तो अलग अलग संदूकों में बंद करके इनमें ताले डाल दिए। मिश्रा जी को सुबह बैलगाड़ी तैयार मिली और लठेत गाड़ीबान की तरफ पुश्त करके पांव लटका के संदूकों पर बैठ गए। मिश्रा जी गाड़ीबान के पीछे एक संदूक से टेक लगा के बैठ गया। बैलगाड़ी कोठी से निकलकर स्टेशन की तरफ रवाना हो गई।